तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। हम लोगों ने मेल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल उसी तरह से चलेगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस, दो टॉपिक होंगे ये। आप निकालिए मेल पार्ट, निकालिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। वो तो आपके पास होगा ना रजिस्टर के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या लिखा था वो आपके सामने है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या लिखना है वो आप बता सकते हैं। टेल मी। बिल्कुल सेम कॉपी करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके। इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। देखिए हमने दो टॉपिक पढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, है ना। स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखा, एंथर का स्ट्रक्चर देखा, एवरीथिंग वाज ओवर। अब हम क्या करेंगे? कार्पल का स्ट्रक्चर हम देख चुके, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देख चुके, टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम देख चुके। अब हम क्या करेंगे? अब मेगा स्पोरोजेनेसिस लिखेंगे। क्या लिखें? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स विद इन द ओव्यूल। आपने क्या लिखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स विद इन द पॉलन सेक, है ना, पॉलन चेम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां ओव्यूल को नाम दिया जाता है मेगास्पोरेंजियम। टेल मी यस और नो। तो आप अगर ये लिखेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द ओव्यूल, और इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का ही दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब वही काम यहां पर भी करना है। आपने क्या लिखा था माइक्रोस्पोरेंजियम में? एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द पॉलन सैक, याद है? यहां पर नाम बदल देंगे। एनी डिप्लॉयड सेल, और डिप्लॉयड जब भी लिखें तो 2n जरूर लिखिए, ठीक है। एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यूसेलस, क्योंकि ओव्यूल से थोड़ी बनता है मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है उससे बनता है मेगास्पोर। यू विल गेट द टाइम टू राइट, पे अटेंशन। एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस इज द टिश्यू प्रेजेंट इन ओव्यूल। और भी थोड़ा सा लिखना है, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये मत भूलना। डू यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल? ऐसे था, एम्ब्रियो सैक बनाया था वहां पर। तो अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे, ये सारा न्यूसेलस है ना। तो न्यूसेलस की जितनी भी सेल्स हैं सब 2n है। कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसकी बात कर रहे हैं हम, और सारी सेल्स कैसी हैं? 2n। तो यही लिखना है, एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड डिफरेंशिएट्स इनटू, वहां पे क्या लिखा था? एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आर्चीस्पोरियल या आर्चीगोनियल, जो याद आ जाए वो लिख देना, दोनों सही हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको प्रीफर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है ना। इनिशियल सेल, और ये भी क्या होगी? 2n, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने नोट किया हुआ है उसको देखते चले जाइए, मेगा स्पोरोजेनेसिस बनता चला जाएगा। एज सिंपल इट इज। ठीक है। अब क्या करें? इट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल, every cell will be 2n,
Yes or no? Cells of this tissue directly behaves as megaspore mother cell. अब आपको समझ में आया कि मैंने आपसे क्या बोला था? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? क्या बताइए? माइक्रोस्पोर मदर सेल की कोई एब्रीविएशन नहीं है, उसकी जगह उसका नाम था पॉलन मदर सेल, है ना? तो इसलिए एब्रीविएशन बन गई थी पीएमसी, कैपिटल पी कैपिटल एम कैपिटल सी। और वहां हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल को स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल सी अपने फायदे के लिए, अपने समझने के लिए लिख लिया था। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेगास्पोर है, बड़ी है, और इसी की एब्रीविएशन भी बनी है, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल का नाम था पॉलन मदर सेल, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन बोल रहे थे, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। मेगास्पोर का कोई दूसरा नाम नहीं है, मेगास्पोर का नाम सिर्फ मेगास्पोर होगा। ठीक है, अब क्या होगा मुझे बताइए? शाबाश। मेगास्पोर मदर सेल में जो कि 2n है बच्चों, इसकी प्लॉइडी 2n है, यस और नो? इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड, दैट इज स्मॉल n मेगास्पोर्स। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, मेगास्पोर की प्लॉइडी n होगी, ये 4 होंगे। मैंने आपको वो बताया जो आपके सिलेबस में है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर 3 कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। इस पर ध्यान देना है, ठीक है? पहले इतना नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बच्चों, वैसी सीक्वेंस चल रही जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चली थी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स या डायग्राम्स जो होते हैं, एक बार आपने समझ लिया तो फिर आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। आपको किसी टीचर और बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आप अपने समझने के लिए बना रहे हैं। इसे स्कूल में एज इट इज नहीं लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है पूरा ये। ठीक है, तो 3 कंडीशंस यहां पर हो सकती हैं। अब लिखना बंद करिए और देखिए। नंबर 1, 1 मेगास्पोर functional and 3 degenerates। ठीक है, और हम ये जानते हैं ये जो मेगास्पोर फंक्शनल है ये क्या करेगा? स्पोर का काम है जर्मिनेशन, और कोई काम नहीं होता स्पोर का, सिर्फ क्या करता है स्पोर? जर्मिनेशन। स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है गैमीटोफाइट, ये हम 11 से पढ़ करके आ रहे हैं। तो इस मेगास्पोर से क्या बनेगा? इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमीटोफाइट। कितने कितने फीमेल गैमीटोफाइट? 1 फीमेल गैमीटोफाइट, जिसका दूसरा नाम
एम्ब्रियोसेक भी होता है बच्चों, ये आपके सिलेबस में है। इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ, स्टॉप राइटिंग एंड सी, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट डेवलपमेंट। ये एक समझ गए तो बाकी तीन भी, बाकी दो भी समझ जाएंगे आप। इसी का एक नाम और भी है, पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि ये सबसे पहली बार किस प्लांट में देखा गया था? पॉलीगोनम में, जो कि एक मोनोकॉट है या डाइकॉट है, मुझे नहीं पता, ये आपको ढूंढना है। और आपको ये भी ढूंढना है, आप उनको जानते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया था। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड polygonum type of female gametophyte development. It was discovered in polygonum by this you have to find out. ढूंढिएगा और अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब यहां आ जाइए, नंबर 2, 2 मेगास्पोर्स degenerates and 2 functional to form, क्या? To form what? Female gametophyte. How many? 1 female gametophyte. वो तो एक ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप चैप्टर 1 से पढ़ लें कि फीमेल गैमीट कम होते हैं, मेल गैमीट्स बहुत सारे होते हैं, फीमेल गैमीट बहुत कम होते हैं, है ना। तो एक ही बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट, और इसका नाम क्या रख दें आप बताइए? एक फीमेल गैमीटोफाइट 2 मेगास्पोर से बन रहा है, तो क्या नाम रखेंगे? एक से बन रहा था तो मोनोस्पोरिक टाइप, 2 से बन रहा है तो बाई कर दूं, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल, पूरा लिखा करिए, गैमीटोफाइट डेवलपमेंट। आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन भी होती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, कुछ आइडिया है? 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या? या तो एक डिजेनरेट होगा या एक भी नहीं होगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। या तो 3 डिजेनरेट हो जाएंगे तो वो तो कंडीशन ही आ गई। तो अब या तो एक डिजेनरेट होगा या एक भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ऑल 4 मेगास्पोर्स फंक्शनल। अभी बहुत मजा आने वाला है इसके बाद, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो हमको लगते हैं न्यूमेरिकल्स, बट वो न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स है उसके अंदर, हमारे लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। विल लर्न एवरीथिंग। ऑल 4 मेगास्पोर फंक्शनल टू फॉर्म हाउ मेनी फीमेल गैमीटोफाइट्स? 1 फीमेल गैमीटोफाइट। और इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? जल्दी बता दीजिए, शाबाश। तो दिस विल बी टेट्रास्पोरिक टाइप। तो कितनी तरह के फीमेल गैमीटोफाइट डेवलपमेंट मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट में? 3 टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट डेवलपमेंट, आप पूरा लिखेंगे, टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट डेवलपमेंट, ठीक। फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियोसेक, यहां पर भी, यहां पर भी, इसीलिए हमने यहां पर एम्ब्रियोसेक बनाया था जब डायग्राम बनाया था, तो ठीक है। एम्ब्रियोसेक किधर है? चलाजा की तरफ है कि माइक्रोबाइल की तरफ है? क्यों है माइक्रोबाइल की तरफ? क्योंकि मेगास्पोर वहीं बने थे, यस और नो, वहीं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का 2 मतलब होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द साइज इंक्रीजेस। और आप ये देखेंगे भी ग्रेजुअली, जब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट, तो साइज भी इंक्रीज होगा स्ट्रक्चर्स का एवरी टाइम। इसी को कहते हैं मीनिंगफुल डायग्राम, जो इसके बाद आने वाला है। फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट बाद में पढ़ेंगे,
पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसे करने के बाद, और आप देख लीजिए फीमेल गेमिटोफाइट एक ही बन रहा है। एक फीमेल गेमिटोफाइट में एक एग सेल होती है, यस और नो? हमारे सिलेबस में जो है हम उसी की बात करेंगे, हमारे सिलेबस में जो है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है? कंप्लीट करिए फटाफट। कंप्लीटेड बच्चों? कंप्लीटेड? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देना, फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट इसके बाद करेंगे। बिल्कुल सेम सीक्वेंस थी कि नहीं? जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की थी वही मेगास्पोरोजेनेसिस की है। एक याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तरीका वही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट से हमको समझना है, सीखना है, और ऐसे बना करके नहीं आना है, अपने वर्ड्स में लिख करके आना है ना? वो सब बता चुका हूं पिछली क्लासेस में। तो आपको फोकस जो रखना है वो सिर्फ रखना है मोनोस्पोरिक टाइप पर। प्रॉब्लम क्या आती है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अब आपको बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक भी बता दिया गया, तो आप ज्यादातर कोशिश करेंगे उन्हीं को अप्लाई करें। नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप सिर्फ मान करके क्या चलेंगे, एक ही मेगा स्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट बनता है, बाकी तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है?
जस्ट सी दिस, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कितने इजी होते हैं। सॉल्यूशन अगर मैं दूंगा तो बहुत इजी लगेगा, सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में और इजी हो जाएगा। पॉलन मदर सेल, पीएमसी, ये 2n थी कि नहीं। मेगास्पोर मदर सेल, ये 2n थी कि नहीं। ओव्यूल डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाएगा। मैंने नहीं बोला ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाएगा, मैंने बोला क्योंकि इस चैप्टर की सिनॉप्सिस आप 2 पेजेस में कर चुके हैं। तो ओव्यूल डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाएगा, और सीड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है एम्ब्रियो प्लांट का, और एक उसका खाना, दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डोंट से एंडोस्पर्म नरिशेस द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी थी 3n, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, और एम्ब्रियो जाइगोट से बना था। एम्ब्रियो की हर सेल की प्लॉइडी होगी 2n। ये सब कैसे हुआ आपको मालूम है, सिनगेमी से जाइगोट बना, सिनगेमी से जाइगोट बना, वो 2 पेजेस निकालिए ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। क्वेश्चंस तो बनते हैं ना, और आपके सामने पहली बार आएगा, तो आप उसका जो एंड होता है या स्टार्टिंग होती है वो पकड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको यहां तैयार करा जा रहा है। तो जाइगोट कैसे बना, अरे फिर मेरी तरफ देख रहे हैं। आंसर इज नॉट गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन माई फोरहेड, इट इज नॉट अ डिजिटल पैनल, यू नो दैट वेरी वेल। आप तो अपनी कॉपी में वो 2 पेजेस देखिए। जाइगोट बनाने के लिए फीमेल गैमीटोफाइट का एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियस चाहिए, और फीमेल गैमीटोफाइट से एग सेल चाहिए। तो मेल गैमीटोफाइट का एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियस और फीमेल गैमीटोफाइट की एग सेल, जो दोनों n थे, वो मिल गए तो 2n जाइगोट बन गया। अच्छा भाई, ये काम कहां पे हो रहा है, ये काम हो रहा है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वहां पर हो रहा है ये काम, है ना। फिर एम्ब्रियो सैक में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, आज आपको पता चल जाएगा या सब्सीक्वेंट क्लास में कि पोलर न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, है ना। नॉन पोलर न्यूक्लियाई क्यों नहीं कहते। पोलर न्यूक्लियाई इसलिए तो नहीं कहते कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ। तो ये आप याद रखिए कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ लें, केमिस्ट्री नहीं पढ़ लें, आप बायो पढ़ लें। यस और नो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नॉर्थ पोल से आया हो एक साउथ पोल से आया हो। इस पे भी हंसी आ रही है, कुछ तो एक्सेप्ट कर लिया करिए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल, यस और नो, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वो थे n, और दूसरा मेल गैमेटिक न्यूक्लियस था n। जब तीनों फ्यूज कर गए तो वो बन गया 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसी से एंडोस्पर्म आया 3n, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हो गई 3n, है ना। क्लास 11th का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कितनी बार इसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर डिलीटेड इन क्लास 11, बट डोंट यू वरी एट ऑल, 12th के सिलेबस के बाद 11th के डिलीटेड टॉपिक्स भी डिस्कस होंगे यहाँ पर, है ना। तो वहां पर सीड के बारे में बताया गया है, और एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 11th की, जो 12th में रिपीट हुआ है, जरा देखिए। इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 37, और आप खुद ही पहचान जाएंगे उस डायग्राम को देख करके कि हाँ भाई ये था। 12th की बुक में पेज 37 पर है, 11th की बुक में भी ये है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास सीड या मोनोकॉट सीड या मेज सीड, इस नाम से आता है ये, ठीक है भाई। और इसमें 11th की बुक में एक लेबलिंग की गई है जो 12th में लेबलिंग नहीं की गई है। जहां एंडोस्पर्म लिखा है उसके चारों तरफ
एक बाउंड्री बनाई गई है, सॉर्ट ऑफ दिस, ऐसे करके ये बाउंड्री बनी है एंडोस्पर्म की, है ना, ये वाली दिख रही है, ये बच्चों एल्यूरोन लेयर है। क्या है? एल्यूरोन लेयर। और ये नाम 11th की एनसीईआरटी में, 12th में नहीं है। और 11th की एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि एल्यूरोन लेयर क्या होती है। एल्यूरोन तो प्रोटीन का नाम है, एल्यूरोन इज द नेम ऑफ अ प्रोटीन। 11th की एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एल्यूरोन लेयर, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 11th की बुक में। किसी के पास है? पढ़ लें क्या लिखा है, देखो यहां पर है 11th की बुक में। अभी 12th में तो 37 पे है, 40 और जोड़ दो, 11th की बुक में 77 पे होगा। पेज 77 पढ़ना 11th की एनसीईआरटी में जाकर के। व्हाट दे से, लेट अस रीड इट। देखो, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर। तो प्रोटीनेशियस लेयर हो गई एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन की हो गई। और ये किसकी कवरिंग है? एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है ये। एल्यूरोन लेयर की हर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? है ना, इसकी भी हर सेल की प्लॉइडी 3n होगी, क्योंकि ये किसका पार्ट है? एंडोस्पर्म का। और ये क्वेश्चन नीट में आता है। अब 11 से सॉल्व होगा नहीं, ये 12 से ही सॉल्व होगा। आप समझ रहे बात? ऑल दो 11th में भी ये सारी बातें मैंने बताई थी। जो बच्चे सही से पढ़ करके आए हैं 11 से, वो ये बता सकते हैं कि एल्यूरोन की प्लॉइडी 3n होती है। अभी खेल कुछ और देखने जा रहे हैं आप। एंडोस्पर्म 3n कैसे बना, ये समझ में आया? क्योंकि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना, जिसका न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, जो खुद 3n था, और उसमें रिपीटेड माइटोसिस हुए हैं, तो 3n से 3n ही बनता चला गया। और जाइगोट 2n कैसे बना? एम्ब्रियो की हर सेल 2n क्यों है? क्योंकि वो सिंगेमी से बने थे, और ये ट्रिपल फ्यूजन से। बात समझ में आ गई? चलो, अब इस नॉलेज को लेकर के, एक्चुअली ये एक रिवीजन था हल्का सा, इस नॉलेज को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो देखिए, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या मैंने? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। मियोसिस होती है इसमें, हाँ या ना? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, यही तो आपने देखा। अगर बच्चों 100 पॉलन मदर सेल हैं तो पॉलन ग्रेन कितने बनेंगे? माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे? 400, है ना भाई? कितनी मियोसिस होंगी? एक में एक हो रही थी, 100 में कितनी होंगी? 100 मियोसिस होंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, लग तो रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको 100 पॉलन ग्रेन्स चाहिए तो कितनी मियोसिस करानी पड़ेंगी? समझ में आ गया? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 50 पॉलन ग्रेन चाहिए तो कितनी मियोसिस करानी पड़ेगी? 25 का आधा, 12.5 नहीं करना है, थोड़ा बढ़ा दो। 52 ले लो, 50 चाहिए ना, 2 एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत? तो 12.5 या 12 नहीं करना, 12 से तो 48 रह जाएंगी। 12.5 होता ही नहीं है, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 का होना जरूरी है फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ये हम पढ़ करके आए 11 से। तो 50 पॉलन ग्रेन के लिए कितनी मियोसिस होंगी? 13। अच्छा भाई, ये जो पॉलन ग्रेन है 4 हैं, तो हर एक से मेल गैमीटोफाइट बनेगा ना? बोलो जल्दी। मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपको 100 मेल गैमीटोफाइट चाहिए। क्या?
100 मेल गैमीटोफाइट चाहिए तो कितनी मियोसिस करानी पड़ेंगी? नंबर ऑफ मेल गैमीटोफाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ pollen grains. Yes or no? And number of meiotic division is quarter of that. 1/4, 25%. बोलो, समझ में आ रहा है कुछ ये वाला पार्ट? अच्छा, अब इधर आ जाओ। 100 मेगा स्पोर चाहिए तो कितनी मियोसिस करानी पड़ेंगी? 100 मियोसिस करानी पड़ेंगी कि नहीं? क्यों? एक मियोसिस से एक ही मिलता है, बनते तो 4 हैं, है ना? लेकिन वो अपने आप को बहुत बनते हैं, अपने आप को बन नहीं पाते। एक ही रह जाता है जो अपने आप को बन के दिखाता है ना? बाकी सब तो खुशफहमी में खत्म हो जाते हैं, दे डिजेनरेट। समझ गए? एक मेगा स्पोर से एक फीमेल गैमीटोफाइट बनता है, तो 100 मेगा स्पोर से 100 फीमेल गैमीटोफाइट बनेंगे। 100 फीमेल गैमीटोफाइट बनाने के लिए कितनी मियोसिस करानी पड़ेंगी? 100, है ना? यहां था n/4, यहां पर है n। यहां पर क्या था? n का मतलब नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स is equal to n/4, where n is equal to the number of pollen grain और male gametophyte और microspore required। ठीक है, जितने pollen grain या microspore या male gametophyte चाहिए उसकी क्वार्टर मियोटिक डिवीजन करानी पड़ेंगी। यहां पर क्या हो गया? नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स is equal to n, where n is equal to the number of मेगास्पोर्स और फीमेल गैमीटोफाइट, है ना? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये तो आसान वाले सवाल हैं। वो पूछ लेते हैं कि भाई आपको 17 पॉलन ग्रेन चाहिए तो कितनी मियोसिस कराओगे? तो 17/4 कितना हुआ? तो हम क्या आंसर देंगे? 5। और 17 मेगा स्पोर चाहिए। अब आ रही है बात जो असली है, जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। उन्हें पता है कि बच्चों का ये लेवल क्लियर हो चुका है, अब इनसे ये आसान सवाल मत पूछो। मेगा स्पोर को वो इक्वल कर देते हैं मियोसिस में और माइक्रोस्पोर को बाई 4 कर देते हैं मियोसिस में, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उन्होंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। उन्होंने कौन? ये उन्होंने कौन है यहाँ पे? द एग्जामिनर्स, दोज पीपल हु आर सेटिंग योर पेपर। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स required for the formation of 100 seeds, everything you have with you। सीड में क्या क्या है? एक एम्ब्रियो और उसका खाना, एंडोस्पर्म। आपका फोकस एम्ब्रियो पे होगा या आपका फोकस जाइगोट पे होगा तो भी आप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बायो के हिसाब से क्या है वो सीखिए पहले। 100 सीड के लिए 100 एग सेल चाहिए, मतलब 100 फीमेल गैमीटोफाइट चाहिए, मतलब 100 मेगास्पोर चाहिए। बोलिए हाँ या ना? सही जा रहा हूं मैं? पक्का? मतलब 100 मियोसिस चाहिए, बोलो, है ना? और 100 सीड के लिए 100 मेल गैमेटिक न्यूक्लियस भी चाहिए, जो जाइगोट बनाने में एक्स सेल के साथ फ्यूज करेंगे। मतलब 100 मेल गैमेटोफाइट चाहिए।
मतलब 100 पॉलन चाहिए, विच मीन्स 25 मियोटिक डिविजन्स चाहिए। समझ में आ गया क्या करना है अब? इसका आंसर और इसका आंसर दोनों को जोड़ देना है। तो क्या हो गया? 125 चाहिए। 100 सीड के लिए 125 मियोटिक डिवीजन चाहिए बच्चों। ये तो हो गया बायो का तरीका, है ना? लेकिन हल्की सी मैथ्स लगा लें तो क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, तो हम ये ना कर लें n/4 + n, बोलो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स, है ना? वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीड्स। फॉर्मूला बन गया? यस और नो? अब बताइए 70 सीड चाहिए, आप सॉल्व करके बताइए 70 सीड्स के लिए कितनी मियोटिक डिविजन्स चाहिए। आप इससे चलेंगे कि इससे चलेंगे? विच वन विल यू प्रीफर, द थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन और द फॉर्मूले? विच वन? फॉर्मूला से करेंगे? करिए। ओरली नहीं करना है ना बायो का, बायो वाले बच्चों को मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन ओरली नहीं करना है। आपने कसम खाई थी, आपने कसम तोड़ दी। क्या होगा अब? अब क्या होगा? कसम तोड़ने पे कुफारा अदा करना पड़ेगा। पैसे जमा कर लो, जो जिसने कसम तोड़ी है। फिर ईद के बाद पार्टी करेंगे, उन्हें दिखा दिखा के खाएंगे, उनके सामने उन्हें नहीं खिलाएंगे। यही सजा होती है हमारे यहाँ पर। सर 88 क्यों होते? तुम ही होगे, तुम ही होगे 88। हाँ, कितना आ गया? 88। अब कर लेंगे? ऑल राइट। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इसमें से कुछ नोट करना हो तो कर लीजिए। डन।
ऑल राइट, अब देखिए जरा हुआ क्या। आपको पता है ना कि वीट प्लांट जो है, वीट, ये हेक्साप्लॉइड होता है। मैं करा चुका हूं क्वेश्चन, है ना। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नीट में आ चुकी है ना इसकी प्लॉइडी पर सवाल, हैप्लॉइड क्या है और एन क्या है। अभी जो हमने करा उसमें क्या था कि जो मेल पेरेंट था वो 2n था, फीमेल पेरेंट वो भी 2n था, राइट। इसका गैमीट n था, इसका गैमीट n था, बल्कि दो न्यूक्लियाई थे, और इसके पास एक्स सेल में ये था और n, पोलर न्यूक्लियाई में ये था। ये और ये गए तो 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनसाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, और ये गए तो 2n जाइगोट बन गया। यही तो हुआ। जाइगोट से फिर जो बनेगा इंडिविजुअल वो पेरेंट की तरह होगा, 2n। तो वो ये कहते हैं कि आप ये बताइए वीट के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। और चार ऑप्शन दे देंगे आपको। आपको पता है कि वीट इज नॉट 2n, है ना। या ऐसे पूछ लें कि मेल पेरेंट इज 4n एंड फीमेल पेरेंट इज 6n। एक और वीट होता है जो गेहूं हम खा रहे हैं ना, ट्रिटिकम एस्टिवम, और एक और वीट होता है टेट्राप्लॉइड वीट कहते हैं उसे, ओल्ड वर्ल्ड, उसका नाम है ट्रिटिकम टर्जिडम। तो क्योंकि दोनों सेम जीनस हैं, है ना, स्पीशीज अलग हैं, तो इनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा जेनेरिक क्रॉस। विद इन द सेम जेनरा यू परफॉर्म इंट्रा जेनेरिक और इंटर स्पेसिफिक। स्पीशीज अलग अलग हैं तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। अरे म्यूल जैसे बना, हॉर्स और डंकी के क्रॉस से, तो जीनस सेम थे, स्पीशीज अलग थी, तो उसका नाम रख दिया इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। दैट वाज इंट्रा जेनेरिक क्रॉस। ठीक है, ये है भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ भी है। चैप्टर नंबर 9 निकालिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से टॉपिक है, पेज 168 होगा, देखिए। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस कर रहे हैं, डंकी और हॉर्स को, तो म्यूल बन रहा है। एग्जाम्पल में भी दिया है, फोटो भी दिया है, ठीक है। डोंट सी योर सेल्फ इन द पिक्चर, अपने आप को मत दे। हम यही तो करते हैं। एक बार बच्चों से ये पूछा कि एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, देखो बिल्कुल प्रूफ है ये, प्रूफ, सॉलिड प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ। बच्चों से ये पूछा गया कि एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स में बॉडी के हार्डर पार्ट्स बताइए। तो उन्होंने बताया बोन, सबसे पहले, है ना। सबसे पहला जवाब यही था 11th में जब पूछा कि एनिमल्स, अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 में इवोल्यूशन में, कि एनिमल्स के फॉसिल ज्यादा इसलिए मिलते हैं क्योंकि एनिमल्स की बॉडी में हार्डर पार्ट ज्यादा होते हैं। तो बच्चों ने क्या क्या बताया, पता है? नेल्स सही था, हेयर सही था, ये डिकम्पोज नहीं होते आसानी से, और बोन्स। जब कोई दूसरा हमें जानवर कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, जैसे मम्मी, पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन,
छोटा भाई छोटी बहन, बहुत बुरा लगता है। और जब हम जानवर के बारे में खुद सोचते हैं तो हम अपने आप को ही देखते हैं और कोई देखता ही नहीं हम। पूछा क्या जा रहा है, ह्यूमन की बॉडी के हार्डर पार्ट्स नहीं पूछे जा रहे, तो आप बोल रहे हैं नेल्स और हेयर और बोन्स। क्या पूछा जा रहा है, एनिमल्स की बॉडी के हार्डर पार्ट्स। तो आपको कहना चाहिए हॉर्न, सींग, हूफ, खुर पैरों में होते हैं। हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा ना एनिमल्स की तरफ, हम सिर्फ अपने आप को मानते हैं, बट कोई दूसरा ना बोल दे। दिस हैपन सो मेनी टाइप। ये सब हार्डर पार्ट्स हैं। बोन हार्ड नहीं होती, वो कैल्शियम की बनी है, वो सॉफ्ट होती है, इसीलिए तो टूट जाती है हल्की सी चोट लगने पर। दिस आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, है ना। बोन इज अ ड्राई टिश्यू, बट डोंट कॉल इट हार्ड। अब क्या करेंगे भाई हम, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि वीट के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि मेल 4n है और फीमेल 6n है, तो आप बताओ जाइगोट कितना हो जाएगा, वो तो आप बता दोगे। 2n इसका कर लिया और 3n इसका कर लिया, तो 5n हो गया जाइगोट, हाँ या ना। आधा आधा कर दिया गैमीट में, बना लिया 5n। हालांकि आधा ऐसे नहीं करते, नंबर को करते हैं, मैं सिखा चुका हूं आपको नंबर क्या होता है। आई कैन टेल यू, इसका था 42 और इसका है 28, तो n तो 7 ही है ना, बीट है ना दोनों, तो n 7 ही रहेगा। तो अब इसका हम कर देंगे 14 और इसका कर देंगे 21। 14 + 21 इज, देखा मैथ्स कितनी मुश्किल है। कितना हो गया, 35 हो गया। और 7 5 जा, ऐसे कर लेते तो भी पता चल जाता, 5n तो दिया था ना। तो नंबर का आधा करते हैं गैमीट में। इसका एंडोस्पर्म क्या होगा, अगर मेल पेरेंट 4n है और फीमेल पेरेंट 6n है, तो आपने जब ये पढ़ा तो आपने फोकस नहीं करा कि फीमेल पेरेंट 2n था, उसने एंडोस्पर्म को 2n दिए। बोलो हाँ या ना, एक ये मेल पेरेंट 2n था, उसने एंडोस्पर्म को 1n दिया। मेल का आधा फीमेल का पूरा कर दो, निकल गया एंडोस्पर्म। कितना आसान है, अब करो। शाबाश, ये कैसे पता करा, 8n। और खाली वीट का पूछा जाए, 6n वाले का 9n, यस और नो, क्योंकि मेल भी 6n होगा फीमेल भी 6n होगा, तो 6 का हाफ 3 और 6 का पूरा 6, 3 + 6 9। तो एंडोस्पर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ ऑफ मेल प्लस फुल ऑफ फीमेल। आप ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द मेल पेरेंट प्लस फुल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फीमेल पेरेंट। हाफ मेल फुल फीमेल कर दोगे आप, मुझे पता है ये भी नहीं लिखोगे, हाफ ऑफ मेल एंड फुल ऑफ फीमेल, हाफ मेल फुल फीमेल। आप इतना शॉर्ट कर देते हैं, आपको पूरा लिखना है क्या। अब किसी भी प्लांट के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी निकाल लेंगे, मेल फीमेल पेरेंट दोनों गिवन होते हैं, मेल का आधा क्रोमोसोम नंबर ले लो, फीमेल का पूरा क्रोमोसोम नंबर ले लो, ठीक है। और लेके घर मत जाना, आंसर निकाल के आना, राइट इट डाउन। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिस।